जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? सर हम बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? तो जी मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए आज अपन पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स का एक बहुत बेसिक, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या नाम है? इनकम फ्रॉम सैलरी। सर क्या है ये इनकम फ्रॉम सैलरी? तो भैया देखो ऐसा है, इनकम टैक्स में अभी तक अगर आप बेसिक चैप्टर पढ़ चुके हैं एंड आरएस यानी कि रेसिडेंशियल स्टेटस अगर आप पढ़ चुके हैं, तो अब आपका नया एक चैप्टर शुरू होता है जिसको अपन बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम। इनकम टैक्स में 5 हेड ऑफ इनकम है, यानी कि जहां पे आपकी इनकम इन पांचों में से किसी एक हेड में या फिर एक से ज्यादा हेड्स में टैक्सेबल हो सकती है। और वो कौन कौन से 5 हेड है? पहला इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या नाम है? इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो सर आज अब हमको ये पढ़ाने वाले हैं, मतलब हाँ भाई देखो आज अपन पढ़ने वाले इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि आज अपन सैलरी का मतलब तो हम जानने वाले हैं ही कि सैलरी क्या होती है, ऊपर से हम ये भी जानने वाले हैं कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड है तो आपकी कौन सी इनकम, कितनी इनकम कितने से टैक्सेबल होगी और उसमें आप कितना टैक्स बचा सकते हैं, कितना उसका मतलब क्या होता है, हर एक चीज का मतलब, हर एक चीज जो जो आपसे ब्रेकअप दिया जाता है आपको, जो जो चीज आपको एक आपके सैलरी के पैकेज का पार्ट बनती है, उसमें कितनी कितनी एग्जेम्पशन होती है, कितनी डिडक्शंस होती है सैलरी एम्प्लॉयड के लिए, वो सारी आज अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपका सैलरी का जो भी अमाउंट क्रेडिट होता है या जितना भी आपको पैकेज मिलता है और उस पर अगर आपका टैक्स कटता है, तो जरा देखिए कि आपका क्या टैक्स जो कैलकुलेट होके आता है क्या सही है या नहीं। क्या आपका टैक्स और ज्यादा तो नहीं आने, मतलब कि और कम तो नहीं होना चाहिए, ज्यादा तो कट कर नहीं आता है। तो आज ये जानने के लिए आप मेरी वीडियोस जरूर देखिएगा। मैं इसके करीब 2 पार्ट में इसको पूरा कंप्लीट करूंगा। तो आज चलिए इसको शुरू करते हैं। क्या इनकम फ्रॉम सैलरी? तो बात करते हैं कि देखो इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है। इनकम फ्रॉम सैलरी इस हेड में अपन 3 सेक्शन पढ़ने वाले हैं, सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 16 और सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 15 है चार्जिंग सेक्शन का। सेक्शन नंबर 16 कहते हैं डिडक्शंस। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी, एक सैलरी एम्प्लॉयड को जो जो डिडक्शन मिलती है, वो जो 3-4 डिडक्शन है वो अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। फिर आ जाता है सेक्शन नंबर 17 जो कि परक्यूसिट्स का सेक्शन है, सबसे बड़ा सेक्शन माना जाता है इस पूरे टॉपिक में, ठीक है ना। वो सारा मेन है ही वही, सारा खेल ही उसी का, ठीक है। चलिए जी, अच्छा बीच बीच में कुछ एग्जाम्शन के सेक्शन आएंगे जो सेक्शन नंबर 10 के पार्ट होंगे, ठीक है ना। तो यूं मत करने लगा सर आपने तो बोले थे 3 ही सेक्शन आएंगे, सेक्शन नंबर 10 होंगे वो एग्जाम्शन चैप्टर के आएंगे, मगर इसके अंदर जो जो एग्जाम्शन जो चैप्टर 10 की जो मतलब सॉरी चैप्टर नंबर जो 3 की जो डिडक्शंस है, एग्जाम्शन है, वो इसके अंदर जो जो मिलने वाली वो आपको पढ़ा दी जाएगी, ठीक है। चलो बात करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। तो देखो ऐसा है, कोई भी इनकम अगर आप कमा रहे हो और वो किस से, किसी कंपनी से आप रिसीव करते हो या किसी एम्प्लॉयर से आपको रिसीव करते हो, तो वो इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। यानी कि अगर जिस कोई भी इनकम सैलरी हेड में तभी टैक्सेबल होती है अगर इफ देयर इज, अगर वहां पर एम्प्लॉय या एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो। कोई भी इनकम सैलरी हेड में तभी टैक्सेबल होगी जब वहां पे क्या हो, एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर का रिलेशन एग्जिस्ट करता हो, तभी सैलरीड हेड में टैक्सेबल होती है। अब आपके मन में आ रहे होंगे बहुत सारे सवाल, तो सुनो, थोड़ा सा सब्र करो, सारे जवाब मिलेंगे, ठीक है ना, सब्र करो सब्र। अच्छा दूसरा फिर अपन पढ़ते हैं एक और चीज कि सैलरी हेड में जो जो इनकम टैक्सेबल होगी वो क्या होगी, तभी होगी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा, और उसके साथ साथ अगर एक ही एम्प्लॉय के एक से ज्यादा एम्प्लॉयर, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बंदा भले कहीं वो पार्ट टाइम जॉब करता हो,
तो जो पार्ट टाइम जॉब भी करता है ना, इवन इफ अ पर्सन इज डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब एंड ही इज रिसीविंग सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉयर, देन इट शैल ऑल्सो बी टैक्सेबल, वो भी टैक्सेबल होगी इसी हेड में। तो ध्यान रखना, साइमल्टेनियसली अगर एक एम्प्लॉय साइमल्टेनियसली दो एम्प्लॉयर्स के एम्प्लॉयर के अंडर भी काम करता है तो भी उसकी इनकम, वो दोनों एम्प्लॉयर से मिलने वाली इनकम सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होती है। मगर क्या है, कंडीशन यही है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना चाहिए। बात समझ आई क्या सर? आ गई। अच्छा तो सर एक बात बताओ, हमारे मन में आ रहा है सवाल, मेरे को नहीं पता आपके मन में आया या नहीं, मेरे ख्याल से आना चाहिए है कि जो एमपी एमएलए जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, ये सारे जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं सर, इनको भी तो सैलरी ही मिलती है, इनको भी तो सर सरकार से सैलरी ही मिल रही है ना। तो सर एक बात बताओ कि ये जो सैलरी मिल रही है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी हेड जो है, क्या इसमें टैक्सेबल होगी क्या? मेरा सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है कि जो ये एमपी एमएलए और ये सब लोग हैं, क्या इनको जो मिलने वाली सैलरी है वो कौन से हेड में टैक्सेबल होनी चाहिए? जरा सोच समझ के बताओ। तो देखो मैं बता दूं कि जो भी ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेट्रा, ये सब मिनिस्टर्स वगैरह जो होते हैं, इनको जो सरकार से सैलरी मिलती है वो इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट नहीं बनती, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनती है। यानी कि ना तो ये सैलरी की इनकम है, ना बिजनेस की इनकम है, ना कैपिटल गेन, ना हाउस प्रॉपर्टी, ये किसी अदर ही सोर्स की इनकम है, तो इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को इसमें टैक्सेबल कर दिया गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसको टैक्सेबल कर दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा इसका मेन लॉजिक या डिटेल कंसेप्ट अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऊपर ही, उसमें अपन इसको डिटेल में समझेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। उसका प्रोविजन जब अपन पढ़ेंगे तब समझेंगे। चलिए अच्छा, फिर उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि अगर पार्टनरशिप फर्म, एक फर्म है पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, बिल्कुल सर मिलती है, पार्टनर्स को सैलरी भी मिलती है और जो नेट प्रॉफिट है वो भी शेयर किया जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, जिसको इसका जवाब आता है मैं मान जाऊंगा कि उसको इनकम टैक्स थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। कि भैया देखो ऐसा है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उस पार्ट और उसके जो पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स को दो चीज मिलती है, एक तो होता है नेट प्रॉफिट का शेयर, जो नेट प्रॉफिट है उसका शेयर मिलता है, और शेयर मतलब भाग, थोड़ा सा हिस्सा उसको मिलता है, पार्टनर्स है ना तो इक्वली शेयर करेंगे, या जो भी रेशियो में डिटरमाइंड है उसमें शेयर करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है वो मिलता है सैलरी। तो ये दो चीजें हैं जो किसको, पार्टनर्स को एक पार्टनरशिप फर्म से मिलती है, पार्टनर्स को एक पार्टनरशिप फर्म से मिलती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ये पार्टनर है, ये जो पार्टनर्स है, जो भी उसको उसके फर्म से जो नेट प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, जो भी नेट प्रॉफिट का पार्ट मिल रहा है वो, और जो भी सैलरी मिल रही है वो कौन कौन से हेड्स में टैक्सेबल होगी? बताओ पहले तो बताओ टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कौन से हेड में होगी। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसका जवाब सिंपल है कि भाई एक बार बताओ, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट कमाया पार्टनर्स ने या पार्टनरशिप फर्म ने? सर कमाया तो शायद पार्टनरशिप फर्म ने, मगर हेल्प पार्टनर्स ने की थी। उससे मतलब नहीं है भाई, तुमको इनकम कमाने की मदद तुम्हारे कारीगर लोग कर रहे हैं, तो यूं थोड़ी बोलोगे ये इनकम उनकी है, उस पर टैक्स कारीगर लोगों से लेते हो, या फिर तुम खुद पे करते हो? तुम खुद पे करोगे ना। तो सेम चीज है कि भाई ये इनकम, ये जो नेट प्रॉफिट जो पार्टनरशिप फर्म कमा रही है, ये फर्म का नेट प्रॉफिट है, ना कि पार्टनर्स का। पार्टनर्स का तो बस उसको शेयर मिलता है। तो पहली बात, जैसे ही कमाया जाता है ये नेट प्रॉफिट पे टैक्स तो पार्टनरशिप फर्म ही पे कर देती है ना, उसकी पीजीबीपी की इनकम से, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट जो है उसकी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का पार्ट बनेगा। ये तो उसका प्रॉफिट है, कहाँ से? बिजनेस से प्रॉफिट कमाया गया है।
तो ये तो इस पे टैक्स तो पार्टनरशिप फर्म दे देती है, तो ये पार्टनर्स के हैंड में तो वैसे ऑलरेडी क्या हो जाता है भैया, ये पार्टनर्स के हैंड में एग्जेम्प्ट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, पार्टनर्स के हैंड में एग्जेम्प्ट हो जाता है सेक्शन नंबर 10 में। सेक्शन नंबर 10 जो है चैप्टर 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये कहता है कि भैया कि नेट प्रॉफिट जो भी पार्टनर्स को उसकी फर्म से मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म टैक्स दे चुकी होती है, तो पार्टनर से दोबारा टैक्स नहीं लिया जाता। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है, मतलब कि ठीक है भाई, समझ आएगा। और दूसरा सैलरी, सर फिर बताओ पार्टनर्स को जो सैलरी मिल रही है वो किस हेड में टैक्सेबल होगी, सैलरी में, अदर सोर्स में, पीजीबीपी में, हाउस प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन में। तो देखो भैया ऐसा है कि ये जो सैलरी पार्टनर्स को मिलती है वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है, क्योंकि जो वो पार्टनर्स बने हैं वो बिजनेस के लिए पार्टनर्स बने हैं ना, वो किसी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन में नहीं आते हैं भैया। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता है, इसीलिए वहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑफ सर्विस का, कि भाई हम साथ में मिलकर काम करेंगे, हम तेरे अंडर में काम नहीं करेंगे, किसी को ऐसा नहीं बोला गया है कि हम तेरे लिए काम करेंगे, हम साथ में मिलकर काम करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो सिंपल सी बात, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है, वहां पे इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है, यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होती है। और जहां पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, किसी के अंडर में किसी के लिए काम किया जाता है, तो वो इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। ठीक है, मेरी बात आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी, ये नॉर्मल सी छोटी सी बात। बोले सर समझ आ गई, तो अब पता ही जो अपन ने पढ़ा ये क्या था, सेक्शन नंबर 15 का। बस इसकी एक लाइन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आप बता देता हूं कि वो ये है कि जो भी सैलरी एक बंदे को, एक एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉयर से सैलरी मिलने वाली है या मिल चुकी है, बोल रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुनना, सैलरी या तो मिलने वाली है या मिल चुकी है। सर ये दोनों इवेंट अलग अलग है, इतना तो हम समझ गए, क्योंकि मिलने वाली है वो तो यानी कि अभी ड्यू है, और सैलरी मिल चुकी है वो सर रिसीव्ड है। सर टैक्स कब लगाया जाएगा, देखना मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो ध्यान से समझना। देखो मानो एक एम्प्लॉयर था रामू, एक एम्प्लॉय था मिस्टर रामू, इसका एम्प्लॉयर था श्यामू, है ना। रामू जो था ये एक एम्प्लॉय है, यानी कि इसके लिए काम करता है, इसकी एक कंपनी है जिसकी इसका मालिक है, इसके लिए काम करता है, उसको क्या देता है, सैलरी देता है ना। मिस्टर रामू बोला साहब मालिक इस महीने की तनख्वाह नहीं आई, इस महीने की तनख्वाह नहीं आई, और महीना चल रहा था 31 मार्च, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर जो ये बोलेंगे 28 फेब जो था ना, यहाँ तक की तो उसको सैलरी मिल चुकी थी, मगर 31 मार्च की अभी भी ड्यू थी, अभी भी क्या थी, ड्यू थी। 31 मार्च भी बीत गया, मगर उसको भी सैलरी 1 मार्च तक, वैसे तो महीने के पहले दिन भी क्रेडिट हो जाती है सैलरी, ठीक है ना, मैं पहले या दूसरी तारीख को लगभग क्रेडिट हो जाती है सबके खाते में सैलरी। इसके भैया की अभी भी ड्यू थी, रिसीव्ड नहीं हुई, तो ये जब मांगता था शामू देता नहीं था, इसको टालता रहता, बोले दे देंगे। 31 मार्च तक आ गई, साला को सैलरी दिया ही नहीं है ना। इतना शाना था शामू भैया कि रामू भैया को सैलरी नहीं दिया। रामू भैया खुश हो रहे, बोले चल कोई बात नहीं, इस साल इस सैलरी ये जो है ना, ये जो सैलरी जो मेरे को मिलने वाली थी 1 महीने की सैलरी पे टैक्स नहीं लगेगा। खुश हो रहे थे भैया रामू भैया गए सीए के पास, सीए को बताए, बोले देखो मेरे मालिक ने 1 महीने की सैलरी तो दी, यानी कि 1 महीने की सैलरी पे मेरा टैक्स बच गया। बोले भैया सुन, सैलरी मई नहीं मिली हो, तेरे को पागल बनाया गया है, यानी तेरे को पागल
बनाया गया है कि भैया सुन देख ऐसा है, तू इतना, मेरे को नहीं पता था तू इतना पागल है, क्योंकि सैलरी जो है ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे टैक्सेबल होती है। यानी अगर सैलरी ड्यू हो या फिर रिसीव्ड हो, जो भी दोनों में से पहले हो जाएगी ना, उसी वक्त वो टैक्सेबल हो जाएगी, उसी वक्त वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, उसी वक्त क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो भैया देख, भले ही तेरे को रिसीव्ड नहीं हुई है मगर क्या हो चुकी है, ड्यू तो हो चुकी है ना, तो सैलरी क्या हो जाएगी, तेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगी इसी साल। यानी असेसमेंट ईयर, जैसे अगर 2021 है तो यानी कि असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2022 से लेकर 2023 वाले असेसमेंट ईयर में तेरे लिए क्या होगी भैया, टैक्सेबल होगी। बात समझ आ रही है ना? हाँ भैया, प्रीवियस ईयर 2021 है ना, तो क्या हो जाएगा 2020 से 2021 जो ये प्रीवियस ईयर है, तो असेसमेंट ईयर 21 से 2022 से लेकर 2023 जो असेसमेंट ईयर है वो उसके अंदर सैलरी टैक्सेबल होगी, क्योंकि ड्यू और रिसीव्ड व्हिच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर होगी ना उसी वक्त टैक्सेबल हो जाएगी। ड्यू भले ही ये तेरी 2 मार्च को हो गई, अगर तेरे को ये अगले महीने मिले, अगले साल मिले, 10 साल बाद मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको तो टैक्स ड्यू या रिसीव्ड व्हिच एवर इज अर्लियर बेसिस पे टैक्सेबल करना है, ठीक है। तो सैलरी तो तेरी टैक्स लग ही जाएगा तेरी सैलरी पे। बोले कि हाँ सही बोल रहा है, बोले कि हाँ भाई सही बोल रहा है, ठीक है। चलिए एक और केस बता देता हूँ। दूसरा केस कैसे हो सकता है, देखो मिस्टर रामू श्यामू जी के पास गए, इनके लिए खूब सालों से काम कर रहे थे। रामू जो है वो क्या है, हमारे एम्प्लॉय है। किसके, श्यामू भैया जो है ये एम्प्लॉयर है, तो ये इनके अंडर काम करते हैं। इनके रामू जी जो है वो श्यामू के अंडर क्या करते हैं, काम करते हैं। ये एम्प्लॉय और ये एम्प्लॉयर है। मिस्टर रामू की एक साल की सैलरी है ₹10 लाख, सब कुछ मिला मिलो, क्या वो मत पूछना कैसे क्या, वो छोड़ो, सब कुछ बाद में बात करेंगे। 10 लाख रुपए सालाना सैलरी है मिस्टर रामू जो श्यामू से रिसीव करते हैं, ठीक है ना। कितने साल की, 1 साल की। तो ये मानो असेसमेंट ईयर चल रहा था 2021 से लेकर 22, ठीक है ना, ये चल रहा था। और श्यामू भैया एक दिन रामू जी से प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, और रामू भैया भी मजे मजे में एक बार श्यामू जी के ऑफिस में गए। बोले सर मे आई कम इन, बोले हाँ भैया आओ। बोले कि बोलो क्या बात। तो रामू जी बोले कि सर ऐसा है कि देखो मेरे को है ना थोड़ी सी पैसे की जरूरत है, मेरे को पैसा चाहिए, थोड़ा सा एडवांस चाहिए। क्या चाहिए, थोड़ा सा एडवांस चाहिए। श्यामू जी बोले कि चल भाई तू यार बहुत अच्छा एम्प्लॉय है मेरे यहाँ का, तू बहुत अच्छा काम भी करता है, इतने सालों से काम चल रहा है, तो काम कर रहा है यहाँ पर, मैं तेरे को एडवांस दे देता हूँ। तो श्यामू जी ने बोला कि देख ऐसा है कि अगले साल की सैलरी सारी की सारी 10 लाख रुपए सैलरी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सारी की सारी 10 लाख रुपए की जो तेरी सैलरी है ना अगले साल की, अब भी रिसीव्ड कर ले, इस असेसमेंट ईयर में ही रिसीव्ड कर ले। यानी कि इसी असेसमेंट ईयर में रिसीव्ड कर ले, 10 लाख रुपए और ले ले, बोले जा मजे कर, मौज कर। रामू जी खुश हो गए, बोले यार मैंने क्या दिमाग लगाया, सीए के पास पहुंचे, अपने सीधे सीधे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पहुंचे कि भाई भैया देखो मैंने क्या दिमाग लगाया है, मैं ना अपने एम्प्लॉयर से 10 लाख रुपए लेके आ गया अगले साल के, अब मेरे को तो टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये तो अगले साल की इनकम है, अगले साल आराम से टैक्स देंगे, इस साल तो टैक्स ही देंगे। सीए अपना माथा पकड़ के बैठा है, अरे यार ऐसे क्लाइंट मुझे ही मिलते हैं, है ना। वो बोला कि भाई बैठ, आराम से बैठ, यहाँ बैठ, मैं बात करता हूँ तेरे से, सुन देख, सैलरी जो है वो ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे टैक्सेबल होती है। सैलरी जो है वो ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे टैक्सेबल होती है। वो बोला मतलब क्या कहना क्या चाहते हो। रामू भैया सीए को बोले भैया कहना क्या चाहते हो, आसान भाषा में बोल दो ना। तो वो बोला, सीए भैया बोले कि देख भाई तेरे को भले ही सैलरी एडवांस में मिल गई हो अगले साल की, है ना,
यानी कि ये सैलरी अभी भी वैसे कंपनी की तरफ से तो ड्यू है, वैसे तो ड्यू है, अगले साल की है, ठीक है ना, मगर रिसीव्ड तो तेरे को आज ही हो चुकी है ना, भले ही ये ड्यू 2022-23 की क्यों ना हो, मगर रिसीव्ड तो तेरे को 2021-22 में हो चुकी है ना। तो भैया देखो इनकम टैक्स का सेक्शन नंबर 15 का चार्जिंग सेक्शन जो है उसका प्रोविजन ये कहता है सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर बेसिस, जो भी पहले होगा ना उसी साल तेरा टैक्स लगा दिया जाएगा। तो रामू बोला मतलब, बोले मतलब ये कि भैया ये जो 10 लाख रुपए जो तू एडवांस लेके आया है ना अपने एम्प्लॉयर से, इस पे टैक्स तेरे को इसी साल देना पड़ेगा, तो ज्यादा शानामंद बन, ठीक है ना। बात समझ आई कि नहीं आई? बोले सर बहुत अच्छे से समझ आ गई, ठीक है सर। चलो, तो ये था हमारा चार्जिंग सेक्शन नंबर 15 किसका, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, जो कि क्या है, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है ना। बोले सर समझ आ गया। अच्छा तो सर अब आप ये हम बताओ कि सैलरी जो है एक बंदे को जब सैलरी मिलती है तो सर सैलरी के सारी की सारी कैश में मिलती है? मतलब कि देख भाई सारी की सारी कैश में नहीं मिलते, कुछ इंसेंटिव्स भी होते हैं। अच्छा सर और किस किस नाम से पैसे मिलते हैं ये तो बताओ सर। तो मैंने बोला कि देख भाई सैलरी में सबसे पहले तो आता है बेसिक पे, बेसिक फीस, ये बोलेंगे बेसिक पे या बेसिक सैलरी, कुछ भी बोल लो, बेसिक सैलरी। फिर आता है कुछ डियरनेस अलाउंस, बेसिक डीए, कमीशन, बोनस, कुछ एडवांसेस, ये सब कुछ सैलरी का पार्ट होते हैं। बोले कि सर फिर सब पे टैक्स लगता है? बोले हाँ भाई सब पे टैक्स लगता है इन सब पे, मगर कुछ एग्जेम्पशंस दे दी जाती है, कुछ एग्जेम्पशन दे दी जाती है। बोले सर और क्या होता है? तो भाई और क्या होता है सर, सारे तरह के अलाउंसेस होते हैं। अलाउंसेस भी कई तरह के होते हैं, जो कि कुछ तो फुली एग्जेम्प्ट होते हैं, कुछ फुली टैक्सेबल होते हैं, कुछ उतने तक एग्जेम्प्ट होते हैं जितने की जितना आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्चा किया, ठीक है ना, कुछ एक फिक्स अमाउंट लिमिट तक खर्चे के लिए एग्जेम्प्ट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस है। बोले सर आप पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे? बोले सर भाई तेरे को ये सारे अलाउंसेस पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा मेरे साथ बना रहे, ठीक है। अच्छा और क्या होती है सर? परक्यूसिट की होती है। सर ये परक्यूसिट क्या होती है? परक्यूसिट आती है सेक्शन नंबर 17 में, पर्क्स जिसको हम बोलते हैं, कुछ कुछ चीजें दे दी जाती है हमको एम्प्लॉयर की तरफ से। सीखेंगे, थोड़ा सा आराम करते हैं। अभी अपन सिर्फ ये बात करते हैं कि सर क्या क्या है। तो सैलरी में अपने आता है बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, एडवांस, किसी भी तरह के अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे कि ग्रेचुटी, पेंशन, ठीक है ना, रिट्रेंचमेंट कमीशन, वीआरएस वगैरह, ये सारी चीजें हमारी क्या आती है सर, ये हमारे सैलरी का पार्ट बनती है। अच्छा और क्या होता है सर? सर इनके अलावा होता है परक्यूसिट। परक्यूसिट होती है कार की फैसिलिटी दे देना, होटल अकोमोडेशन दे देना, ठीक है ना, रेंट फ्री अकोमोडेशन दे देना, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है सर, हमारी परक्यूसिट्स होती है। तो करीब करीब खूब तरह की 17 तरह की परक्यूसिट्स आएगी, ठीक है। तो अपन धीरे धीरे सारी चीज पढ़ने वाले हैं। चलो सर समझ आ गया। तो सेक्शन नंबर 15 यहां जाकर अपना करीब करीब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर इन सब के धीरे धीरे जो आपने चीजें बोली है उन सब के मतलब बता दो। तो देखो बेसिक सैलरी का मतलब तो पता है, जो आपका बेसिक सैलरी जिसको जो आपका पार्ट बनता है उसको बेसिक सैलरी बोलते हैं। फिर उसके अंदर कुछ डियरनेस अलाउंसेज आता है। डियरनेस अलाउंस का मतलब उसमें भी दो तरह के आते हैं, डीए और डीए इफ। यानी कि डीए इफ यानी कि जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है वो तो डीए अलग होता है, और एक डीए नॉर्मल तरीके से फुल वाला जो डीए होता है वो अलग होता है, ठीक है। कमीशन क्या होता है सर? कमीशन कोई भी जो भी टर्नओवर पे 1% 2% आपको कमीशन मिलेगा उसको कमीशन ऑन टर्नओवर बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है अपन ने मैंने बोला बोनस। बोनस क्या होता है सर? बोनस जैसे दिवाली का बोनस वगैरह वगैरह ये सब होता है बोनस, ठीक है। एडवांस मैंने जैसे कि यहाँ पे रामू भैया को एडवांस मिला, ये एडवांस सैलरी होती है, ठीक है। अच्छा अरियर सैलरी क्या होती है सर? एक अरियर सैलरी भी होती है। अरियर सैलरी यानी कि वो सैलरी जो पुरानी थी जो अब रिसीव्ड हो रही है उसको अरियर सैलरी बोलते हैं, ठीक है। ग्रेचुटी क्या सर? रिटायरमेंट बेनिफिट में सबसे पहले आता है ग्रेचुटी। रिटायरमेंट यानी कि जब आप रिटायर होते हैं तो खूब सारा अमाउंट आपको एक साथ पैसा मिलता है, वो आपकी इच्छा इंस्टॉलमेंट में लो या कैसे लो, वो ग्रेचुटी होती है, ठीक है ना। पेंशन भी इस तरह से होती है, इंस्टॉलमेंट में लो या लमसम लो एक ही बात होती है, ठीक है। कैसे भी लो बस टैक्सेशन पे अलग अंतर आता है। वीआरएस होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट, अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लेना, ठीक है। और कौन लेता है अपनी इच्छा से रिटायरमेंट? लेते हैं, खैर लेते हैं, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद और सर परक्यूसिट्स आ जाती है। परक्यूसिट मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत सारी परक्यूसिट आएगी, वो तो जब सेक्शन नंबर 17 पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे,
ठीक है, तो मैंने धीरे धीरे थोड़ा बहुत जो था मतलब आपको बता दिया है, और इसमें मेरे को लगता है आपको इतनी जरूरत है ये जानने की। अपन तो बात करते हैं प्रोविजंस, इनके बारे में क्या कहते हैं, कौन कौन सी चीजें क्या क्या कितनी कितनी टैक्सेबल होगी। तो बेसिक सैलरी पूरी टैक्सेबल होती है, कमीशन ऑन टर्नओवर पूरा टैक्सेबल होता है, डियरनेस अलाउंसेस पूरा टैक्सेबल होता है, कोई भी एडवांस सैलरी पूरी तरह से टैक्सेबल होगी। अरियर सैलरी है जो कि टैक्सेबल वो तो जब हो जाती है जब आपको रिसीव्ड हो चुकी है, ठीक है ना, ये सॉरी जब ड्यू हो चुकी है वो तभी टैक्सेबल हो जाएगी। फिर उसके बाद बात करते हैं ग्रेचुटी का सेक्शन अपन अलग से पढ़ेंगे, पेंशन का सेक्शन अलग से पढ़ेंगे, वीआरएस का रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन इनका सबका सेक्शन नंबर जो 10 है वो अलग से पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं इन सब चीजों की। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, बोले सर समझ आ गया। अब आप धीरे धीरे आप हमको रिटायरमेंट बेनिफिट्स और अलाउंसेस के बारे में समझाना शुरू कर दो। बोले ठीक है चलो। हाँ तो जी देखो, रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होते हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं भैया, जब एक बंदा रिटायर होता है, जॉब वॉब छोड़ के जा रहा है, तो उसको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर के द्वारा उसको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि ग्रेचुइटी मिलती है, पेंशन मिलते हैं, क्योंकि भाई वो रिटायर हो रहा है, अब वो दोबारा आपकी कंपनी में शायद ही काम कर पाएगा। अब वो अपनी इनकैपेसिटी बता रहा है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, मैं छोड़कर जा रहा हूँ, उसको माला वाला पहनाई जा रही है, उसका एक तरह से बोला जा रहा है, धन्यवाद किया जा रहा है कि भैया आपने हमारा बहुत साथ दिया, ये वो बहुत अच्छा था, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, ये सब उसको रिटायर किया जा रहा है, उसको माला वाला पहना के विदा कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो भैया विदा करने पर कुछ विदाईगिरी भी तो दी जाएगी, उसी को बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। भाई सब मांगते हैं, कौन नहीं मांगता विदाईगिरी? अरे हमारे रिश्तेदार तक विदाईगिरी मांगते हैं। तो भैया ऐसा है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक एम्प्लॉयर से एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो उसको रिटायरमेंट बेनिफिट दे। बोले बिल्कुल सर देने चाहिए। हाँ यार देने चाहिए, उसने तुम्हारे लिए इतने सालों तक वो तुम्हारे साथ बना रहा है, तुम्हारा साथ निभाया है, तुम्हारे लिए इतना फायदा करवाया है तुम्हारी कंपनी को, तो उसको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स तो दो। वो रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी कुछ पेंशन तो दो, उसको कुछ पेंशन दो, उसको ग्रेच्युटी दो, ठीक है ना। अगर वो अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले रहा है तो उसको एक वीआरएस का कुछ पैसा दो। तो ये सारी चीजें उसको दो। तो सर कितने तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं? तो देखो, एक तो होता है ग्रेच्युटी, पेंशन, नो टेंशन, ठीक है ना, वीआरएस, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, फिर उसके बाद अपना होता है लीव एनकैशमेंट। देखना ये क्या होता है, सारी चीजें समझाता हूं। ग्रेच्युटी जो है वो एक अमाउंट होता है जो कि ग्रेच्युटी एक्ट के द्वारा निर्धारित होता है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में निर्धारित होता है कि इन क्लासिफाइड एम्प्लॉयज को रिटायर होते समय ये अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना। जो भी अमाउंट होता है वो तो कंपनी डिसाइड करती है, बाद की बात है, ठीक है। पेंशन तो हम सब जानते हैं कि सर पेंशन होती है कि रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है हमारे मालिक के द्वारा, बाद में कंपनी के द्वारा हर इंस्टॉलमेंट पे, तो वो पेंशन होता है। तो भैया देखो ऐसा है कि इंस्टॉल जरूरी नहीं है पेंशन इंस्टॉलमेंट्स में ही मिले। पेंशन का अमाउंट आप चाहो तो कम्यूटेट भी करा सकते हो, यानी कि इकट्ठा भी ले सकते हो, ठीक है। वीआरएस होता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। वीआरएस होता है यानी कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, कोई एम्प्लॉय अपनी इच्छा से रिटायर हो रहा है, खुद बोल के वो जा रहा है, यानी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई लीगली जरूरी नहीं था, कोई कंपलसरी नहीं था, उसकी एज भी नहीं हुई थी, मगर फिर भी उसने बोला कि भैया अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर काम नहीं कर पाऊंगा, तो वो वीआरएस होता है, ठीक है।
अपनी इनकम अपनी इच्छा से इनकैपेसिटी बताता है कि अब भाई मैं नहीं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊंगा। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन होता है कि भाई अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई इतने सालों तक तो हमारी कंपनी में काम करेगा, वो अगर एम्प्लॉयर अगर कुछ वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता है, तोड़ता है, तो भाई सिंपल सी बात है हमारे एम्प्लॉय का कुछ नुकसान हो रहा है, उसको रिटायर किया जा रहा है, तो वहां से उसको कुछ कंपनसेशन दिया जाएगा। लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट होता है कि भाई हमको कंपनी की तरफ से, हमारी एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ छुट्टियां प्रदान होती है। छुट्टियां यानी कुछ हॉलीडेज होती है कि भाई तू महीने में इतनी हॉलीडेज या साल भर में इतनी हॉलीडेज ले सकता है, इतनी हॉलीडेज तेरे को अलाउड है। तो सपोज मानो अगर कोई एम्प्लॉय है, उसने हॉलीडेज की ही नहीं, स्टेज पे अनाउंस किया जा रहा है देखो 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 हमारी एक भैया है XYZ जो भी इनका नाम है, इन्होंने पूरे जितने भी 10 साल 20 साल जितने भी 30 साल काम किया, इन्होंने कभी भी हमारे यहाँ से छुट्टियां नहीं ली, और इन्होंने छुट्टियां का ऐसे ना लेकर इतनी छुट्टियां इकट्ठी कर ली, और अब उसका हम इनको कुछ पैसा देने वाले हैं जो कि आज रिटायर हो रहे हैं इस वजह से। इसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। तो सर इनमें से क्या क्या टैक्सेबल होता है और क्या नहीं होता, अपन को तो ये जानना है। मतलब मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया है, ठीक है ना। ये पेपर में मतलब नहीं पूछा जाएगा आपसे, पेपर में आपसे पूछा जाता है कि सर इनमें से बताओ कौन सा अमाउंट कितने रुपए से या कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा। अपन को तो ये जानना है। सैलरी का मतलब थोड़ी जाना है अपन ने अभी तक। अपन तो ये जानेंगे कि भैया सैलरी चैप्टर में कि सैलरी में कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी, कितनी डिडक्शन मिलेगी, और सैलरी कितनी कितनी टैक्सेबल होगी, है ना। तो वैसे यहाँ पर है, ये सारी चीजें टैक्सेबल होती है, मगर इसमें से कुछ एग्जेम्पशंस भी आपको दे दी जाती है। वो एग्जेम्पशन हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि वो आपको मैं एक अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। मैं समझा सकता हूँ मगर मेरा थोड़ा टाइम का इशू है, तो मैं आपको अगली वीडियो में इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। ये था आज का हमारा छोटा सा सैलरी हेड का पार्ट, इनकम टैक्स का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।